In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Khatri. I hope you all are with good health. Students, after viewing today's video, you will be able to attempt or to solve objective part of chapter number 6, television versus newspapers. Because in today's video, we will discuss each and every question from exercise of chapter number 6. So let's start. Before exercise, you can see here some words from the chapter. This is actually glossary part of the chapter. Okay, first word is broadcast, नशर करना, तशहीर करना, नशर करना, दिखाना. To transmit a program on television or radio. अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब लास्ट एक चैप्टर की मैंने ऑब्जेक्टिव पार्ट अपलोड किया था, तब मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि यहाँ पे जो सिनोनिम्स दिए हुए हैं ये एक्चुअली स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, बहुत डिटेल्ड मीनिंग बताए हुए हैं आपको, लेकिन आपको पेपर में जो ऑप्शंस हैं वो वन वर्ड आंसर आता है. ठीक है, मतलब 4 ऑप्शंस होते हैं A B C and D. 1 वर्ड और मैक्सिमम 2 वर्ड और 3 वर्ड्स की ही जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं. इस तरह से स्टेटमेंट्स आपको पेपर में नहीं आती. तो मैं ये भी आपके सामने इसको पढ़ दूँगी एक दफ़ा, बट मैं आपको इसके एक्चुअल आंसर बताऊँगी. दैट विल बी 1 वर्ड आंसर. ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ इसको राइट करते जाएं ताकि आप इसको एग्ज़ाम में इजीली लर्न कर पाएँ. बिकॉज आपके पेपर का पार्ट है ये, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है आपको इन योर फाइनल एग्ज़ाम. ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड था हमारे पास स्टूडेंट्स ब्रॉडकास्ट. ब्रॉडकास्ट का मतलब है नशर करना, दिखाना, तशहीर. राइट, आप इसका सिंपल मीनिंग लिख सकते हैं, सिनोनिम्स लिख सकते हैं. टू ट्रांसमिट. राइट, आप स्लैश करके लिख सकते हैं पुट ऑन एयर. पुट ऑन एयर. यू कैन राइट टेलीकास्ट. You can write to transmit. You can write put on air. You can write telecast. Okay. Next word is coverage. Coverage का मतलब है नशरो इशात. The action of covering something for the press. Okay. आप स्लैश लगा के लिख सकते हैं news. You can write stories. The word reporting can also be used as a synonym of coverage. Okay. Next word is distinct, numaya, waziha. Synonym of distinct is marked. You can write clear, obvious, marked, clear, obvious. Right? Next word is entertainment. Entertainment, the free. Okay, you can write amusement. यहाँ पे देखें आपको मीनिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है इसका. सिनोनिम परफॉर्मेंसेस दैट पीपल एंजॉय, कि वो तमाम सरगर्मियाँ जिससे लोग लुत्फ उठाते हैं. ओके, ऐसा नहीं आएगा पेपर में आपको. यू कैन राइट हियर amusement, enjoyment with slash fun. ओके, और अगर इनमें से नहीं कोई आता तो इनडायरेक्टली जो है खाली इंजॉय का वर्ड भी अगर आ जाए तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट. बट इंटरटेनमेंट है तो इंजॉयमेंट आ जाएगा, और फन आ जाएगा, एम्यूज़मेंट आ जाएगा, तो दैट विल बी एक्यूरेट. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज़ लयर. फारिग वक्त. लयर का मतलब होता है फारिग वक्त, फुर्सत. The state of having time at one's own disposal. You can write here time off. Layer का synonym हो सकता है free time, spare time, idle hours, फारिग घंटे, फारिग वक्त. इन तमाम वर्ड्स का मतलब क्या है? फुर्सत, फारिग वक्त. फ्री टाइम, स्पेयर टाइम, आइडल आवर्स, टाइम ऑफ. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज लग्जरी, आसाइश. लग्जरी, आसाइश, सहूलत. द फर्स्ट वर्ड इज डिलाइट.
You can write facility, opportunity, convenience, means. इसके अलावा भी अगर कोई आपको ऐसा आप समझते हैं कि जिसका मतलब है सहूलत, आसाइश, आराम, तो डेफिनेटली दैट विल बी द सिनोनिम ऑफ लग्जरी. Delight, facility, opportunity, convenience, means. नेक्स्ट वर्ड इज omit. omit का मतलब होता है छोड़ देना, तर्क कर देना. लीव आउट, omit, लीव आउट. skip, neglect, pass over. omit के synonyms क्या हो सकते हैं? neglect, skip, pass over, leave out. Next word is proficient, माहिर. proficient, माहिर. तो डेफिनेटली proficient माहिर है, इसका synonym क्या हो सकता है? expert. We can say master, capable, proficient, capable, master, expert, skillful person. Yes, we can write a skillful person, एक माहिर इंसान. The last word is skip, छोड़ देना. ऊपर हमने एक वर्ड अभी पढ़ा omit, उसका मतलब भी था छोड़ देना, तर्क कर देना. Actually omit and skip, these both are synonyms of each other. ठीक है. skip छोड़ देना. We can write here neglect. We can write omit, leave out, neglect, pass over. So this is all about glossary. Okay students, moving to word exercise A. Give the meaning of each word as used in the lesson. अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आप हर वर्ड का मीनिंग बताएं हमें. ठीक है, मतलब उर्दू में मायने होता है, उर्दू में लफ्ज़ बताना. लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे नहीं किया जाएगा, आपसे कोई मीनिंग नहीं पूछा जाएगा. ठीक हो गया. आपसे सिनोनिम्स ही रिक्वायर किए जाएंगे. तो आपने इस एक्सरसाइज को उसी तरह से अटैम्प्ट करना है जैसे हमने पीछे ग्लोसरी की है, कि हम इनके मीनिंग्स भी पढ़ेंगे बट हम इनके सिनोनिम्स भी देखेंगे, बिकॉज ये सिनोनिम्स के अकॉर्डिंगली हमसे पूछे जाएंगे ऑप्शंस एमसीक्यूज में. ठीक है. फर्स्ट वर्ड इज प्राइमरीली. प्राइमरीली का क्या मतलब होता है? इब्तदाई तौर पर. प्राइमरीली, इब्तदाई तौर पर. इनिशियली, वी कैन से बेसिकली, ओरिजिनली. और अगर कोई वर्ड इनमें से नहीं आता, फर्स्टली आ जाता है, तो भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं. फर्स्ट, एट फर्स्ट, या फर्स्टली, प्राइमरीली, इनिशियली, बेसिकली, ओरिजिनली. राइट. सेकेंड वर्ड इज डिस्टिंक्ट. अभी हमने इसको ग्लोसरी में भी डिस्कस किया. डिस्टिंक्ट, खास, वाज़िहा, नुमाया. वी कैन से क्लियर, obvious, noticeable, marked. आप राइट करते जाए साथ साथ प्लीज. distinct, clear, obvious, marked, noticeable. right. third word is aspects, पहलू. एक्चुअली ये प्लूरल फॉर्म लिखी हुई है. एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू. तो एस्पेक्ट्स है, अगर ये किसी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है वर्ड, तो हम इसको पहलुओं का वर्ड भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके मीनिंग के लिए. बट यहाँ पे एस्पेक्ट्स है तो हम कहेंगे पहलू जात, या पहलू भी ठीक है. सिनोनिम ऑफ एस्पेक्ट इज पार्ट्स, पोर्शंस, सेक्शंस, पार्ट्स. राइट. एस्पेक्ट्स के क्या सिनोनिम्स आप लिख सकते हैं? पार्ट्स, पोर्शंस, सेक्शंस. ओके. द नेक्स्ट वन इज ऑडिटरी, समई, सुनाई देना. हमने वर्ड पढ़ा था ना, सेंटेंस पढ़ा था चैप्टर में, ऑडिटरी. एवरीथिंग इज विजुअल एंड ऑडिटरी. हर चीज़ दिखाई और सुनाई देती है. ऑडिटरी, सुनाई देना. पर्टेनिंग टू हेयरिंग, pertaining to hearing. The next word is coverage, तशहीर, नश्र इशात, न्यूज़, रिपोर्टिंग, स्टोरीज. राइट.
न्यूज़, रिपोर्टिंग, स्टोरीज, और अगर इनमें से कोई वर्ड अवेलेबल नहीं होता आपके पास, आर्टिकल का वर्ड आ जाता है, तो वो भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है. द लास्ट वर्ड इज लग्जरी, आसाइश, सहूलत. अभी इनमें से देखिए मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर रिपीटिंग हियर. लग्जरी, सहूलत, आसाइश, facility, we can say means, we can say convenience, opportunity as well, right? Luxury, facility, opportunity, convenience, means, इन चारों में से आप कोई भी वर्ड इसका कंसीडर कर सकते हैं. बट मैं ये सजेस्ट करूँगी स्टूडेंट्स कि आप लोगों के लिए मैंने जितने मीनिंग्स, जितने सिनोनिम्स बोले हैं, आप उन तमाम वर्ड्स को एक दफ़ा ज़रूर सुन लें, बिकॉज ऑप्शन आते हैं पेपर में और कोई कंफर्म नहीं होता कि यही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा. ठीक है. तो आप जितना मैक्सिमम इस चीज़ को सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, इस वर्ड का ये मीनिंग भी, ये सिनोनिम भी हो सकता है. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, कमिंग टू वर्ड एक्सरसाइज बी. फॉर्म अ नाउन विद ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपसे कहा जा रहा है कि हमने आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इन वर्ड्स के नाउन हमें बताने हैं. एंड यूज़ द नाउन्स इन सेंटेंसेस, और इन नाउन्स को आप जुमलों में इस्तेमाल कीजिए. ये वर्ड्स आपने पढ़ने हैं. इन वर्ड्स के आपने नाउन लिखने हैं, जैसे रेलेवेंट वर्ड है. ठीक है. पहले आपने रेलेवेंट का नाउन लर्न करना है. रेलेवेंट का नाउन क्या होता है, जैसे रेलेवेंस. ठीक है. और फिर आपने सेंटेंस एक बनाना है और उस सेंटेंस में आपने रेलेवेंस का वर्ड यूज़ करना है. ठीक है. आपने इन वर्ड्स को नाउन में चेंज करना है और उन नाउन्स को आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है. एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ क्लास, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पेपर में इस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एक वर्ड है रेलेवेंट, हो सकता है आपको ये कहें कि इसका नाउन हमें बताएं, नीचे आपको ऑप्शंस अवेलेबल हों. राइट. जैसे रेलेवेंट है तो उसका नाउन क्या है, रेलेवेंस है. हो सकता है इस तरह की क्वेश्चन पूछ लिया जाए. लेकिन आपको जो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि उन नाउन्स को सेंटेंसेस में भी यूज़ करें. ठीक है, वो आप अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप उसको लर्न कर सकते हैं ताकि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करना आ जाए. लेकिन सेंटेंसेस का जो क्वेश्चन है आपको मैट्रिक क्लास में नहीं पूछा जाएगा. आपको पेयर ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का आपको पेपर में आएगा, बट वो हम बाद में ग्रामर से करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड इज रेलेवेंट. रेलेवेंट का एक्चुअल मतलब राइट. अगर आप उसका यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा है उसी के आगे लिखा हुआ है देयर नाउन्स. अगर नाउन देखें आप, रेलेवेंट का नाउन क्या होता है, दैट इज रेलेवेंस, मुताबिकत. राइट. रेलेवेंट का नाउन क्या है, रेलेवेंस. ये आपने लर्न करना है स्टूडेंट्स. आपसे पूछा जाएगा रेलेवेंट का नाउन क्या है और नीचे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. फॉर एग्जांपल रेलेवेंस, रेलेवेटिंग, या वट एवर. गलत भी हो सकते हैं ऑप्शंस, कुछ सही भी हो सकते हैं, बट यू हैव टू चूज़ द राइट आंसर, दैट इज रेलेवेंस. ठीक है. सेंटेंस देखिए. योर व्यूज़ हैव नो रेलेवेंस टू दिस इशू. इस मामले में आपके ख्यालात मुताबिकत नहीं रखते. सेकेंड वर्ड इज इंटरेस्टेड. इंटरेस्टेड का मतलब एक्चुअली होता है किसी चीज़ में दिलचस्पी लेना. राइट. अगर आप उसका नाउन देखते हैं, दैट इज इंटरेस्ट. इंटरेस्टेड वर्ड है और उसका नाउन क्या है, इंटरेस्ट. आई टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन टीचिंग. मैं टीचिंग में बहुत दिलचस्पी लेती हूँ. दैट्स सो ट्रू एक्चुअली. आई टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन टीचिंग. मैं टीचिंग में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती हूँ या लेता हूँ. ठीक हो गया. थर्ड वर्ड देखिए, रिक्वायर, ज़रूरत. ठीक है. रिक्वायर का मतलब अगर आप नाउन देखते हैं, दैट इज रिक्वायरमेंट. दिस लैपटॉप विल मीट ऑल माई रिक्वायरमेंट्स. इस लैपटॉप से मेरी तमाम ज़रूरियात पूरी होंगी. ठीक हो गया. रिक्वायर वर्ड है, उसका नाउन क्या है, रिक्वायरमेंट. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज कन्वीनियंट, आसान होना या सहूलत मुयसर करना किसी को. ठीक है. अगर उसका नाउन देखते हैं आप, दैट इज कन्वीनियंस. कन्वीनियंट वर्ड है एंड नाउन ऑफ कन्वीनियंट इज कन्वीनियंस. कन्वीनियंस, सहूलत.
आई कीप अ डिक्शनरी ऑन माई स्टडी टेबल फॉर कन्वीनियंस। मैं अपनी पढ़ाई वाली मेज़ पर सहूलत के लिए डिक्शनरी रखता हूँ या रखती हूँ। ठीक हो गया। एंड द लास्ट वर्ड इज इफेक्टिव। यस, इफेक्टिव, मौसर। ठीक है। इफेक्टिव का जो नाउन है दैट इज इफेक्टिवनेस, दैट्स इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव इज वर्ड एंड नाउन इज इफेक्टिवनेस, असर पजीरी, राइट। वी शुड टेक इफेक्टिव स्टेप्स टू प्रमोट एजुकेशन। हमें तालीम को फ़रोग देने के लिए मौसर इकदाम करने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं उनमें वर्ड्स यूज़ नहीं किए गए, उनमें नाउन्स यूज़ किए गए, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही ये थी कि आप वर्ड्स को नाउन में पहले चेंज करें और जो नाउन्स हैं आप उनको सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर करें, उनको उनसे आप सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बहुत क्लियरली बता दिया कि आपके पेपर में इस क्वेश्चन में से क्या पूछा जाएगा। आपको वर्ड दिए जाएंगे और नीचे ऑप्शंस होंगे और आपको कहा जाएगा कि इनके आप हमें एक्चुअल नाउन बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस ऑफ पैटर्न्स ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक्सरसाइज ए है यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ये जो हमें ऑप्शंस और ये जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं ना, एक्चुअली ये टेक्स्ट मिसिंग है कि इससे आपको वो ये जज करना चाह रहे हैं कि जो आपने टेक्स्ट पढ़ा है आपको उससे क्या पता चला है। ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यूज देखिए। इन पैराग्राफ 1 the topic sentence is supported through A option facts, B option examples, C option definitions. C option is the right one because फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली डिफाइन किया गया है हर चीज़ को कि न्यूज़पेपर जो है वो कब से इस्टेब्लिश किए गए, उसका पर्पस क्या था, उसमें बाद में क्या ऐड किया गया, उसके बाद टेलीविज़न जो है उसका पर्पस क्या था, उसमें क्या ऐड किया गया। ठीक है। Number 2, paragraph 2 shows that watching news on television is dash is what actually. पैराग्राफ 2 ये दिखाता है कि टेलीविज़न पर खबरें देखना इज़ व्हाट। आगे ब्लैंक है जी। ए ऑप्शन नॉट एज कन्वीनियंट, इतना आसान काम नहीं है। ट्रबल फ्री, तकलीफ़ भरा काम नहीं है। ट्रबल फ्री के जिसमें आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं करना पड़ती। सी ऑप्शन मोर कन्वीनियंट दैन रीडिंग न्यूज़पेपर्स, अखबारात पढ़ने से आसान है। बिल्कुल, हमने ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया था चैप्टर में कि टेलीविज़न पर खबरें देखना इज़ मोर कन्वीनियंट दैन न्यूज़पेपर। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट वन, मोर कन्वीनियंट दैन रीडिंग न्यूज़पेपर्स। Number 3, the key idea of paragraph 4 is dash. A option, reading newspaper is more convenient than watching television. अखबारात पढ़ना टेलीविज़न देखने की निस्बत आसान काम है। बी ऑप्शन, watching television and reading newspapers are equally convenient. अखबारात पढ़ना और टेलीविज़न देखना दोनों बराबर का काम है, मतलब दोनों ही आसान है। बोथ आर इक्वली कन्वीनियंट, राइट। And C option is television viewing is more convenient than reading newspapers. टेलीविज़न देखना अखबारात पढ़ने की निस्बत ज़्यादा आसान है। बिल्कुल, सी ऑप्शन इज़ द राइट वन। हमने पैराग्राफ 4 में पढ़ा था ये कि टेलीविज़न पर खबरें देखना इज़ मोर कन्वीनियंट दैन रीडिंग आ न्यूज़पेपर। टेलीविज़न पर खबरें देखना अखबारात पढ़ने से आसान है। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। Number 4, paragraph 5 dash. Okay. A option gives arguments in favor of television. पैराग्राफ 5 जो है वो टेलीविज़न को फेवर करता है। ठीक है, टेलीविज़न के हक में दलाइल देता है। बी ऑप्शन इज गिव्स आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ न्यूज़पेपर्स, अखबारात के बारे में बात करता है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हमसे डिस्कस करता है। ओके। सी ऑप्शन इज शोज बोथ मीडियम्स आर इक्वली एडवांटेजेस, दिखाता है कि दोनों मीडियम्स बहुत फ़ायदेमंद हैं। ठीक है। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन, गिव्स आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ न्यूज़पेपर्स, अखबारात के हक में दलाइल पेश करता है। नंबर 5,
टेलीविजन न्यूज़ इज़ लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील। टेलीविज़न पर खबरें फास्ट फूड खाने की तरह है। वेयर एज जबकि रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ लाइक हैविंग अ 10 कोर्स डिनर। अखबारात पढ़ना एक पुरतकल्लुफ़ खाने की तरह है। या हमने इसको चैप्टर में ट्रांसलेट किया था कि पुरतकल्लुफ़ या तरतीब बराना 10 तरह के खानों की तरह है। दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ये जुमला किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ए ऑप्शन मेटाफॉर, बी ऑप्शन सिमिली, सी ऑप्शन पर्सोनिफिकेशन। राइट ऑप्शन इज बी। बिकॉज हमने बहुत दफ़ा बात की हुई है कि ऐसा जुमला जिसमें लाइक या एज का वर्ड दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम सिमिली बोलते हैं। ठीक है, तो आप इधर नंबर 5 पे देखें तो लिखा हुआ टेलीविजन न्यूज़ इज़ लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील। ठीक है, वेयर एज न्यूज़पेपर इज़ लाइक हैविंग अ 10 कोर्स डिनर। तो लाइक का वर्ड यूज़ किया गया है दोनों को कंपेयर करने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड सिमिली। बी इज़ द राइट ऑप्शन। Number 6 and the last one. Paragraph 6 concludes that dash A option we should use both mediums of information. अच्छा, पैराग्राफ 6 क्या सजेस्ट करता है कि हमें दोनों मीडियम्स इस्तेमाल करने चाहिए इंफॉर्मेशन के लिए। बी ऑप्शन टेलीविजन न्यूज़ शुड बी गिवन प्रेफरेंस। टेलीविज़न को प्रेफरेंस देनी चाहिए, तरजीह देनी चाहिए, टेलीविज़न पर हमें खबरें सुननी चाहिए हर टाइम। सी ऑप्शन रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अखबारात पढ़ना ज़्यादा अहम है। तो क्या बताया था हमें लास्ट पैराग्राफ? हमें ये सजेस्ट किया गया था कि बोथ मीडियम्स ऑफ न्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। वी शुड यूज़ बोथ मीडियम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको याद है हमने पढ़ा था लास्ट पैराग्राफ में कि इट सीम्स आइडियल, मिसाली बात दिखती है कि अगर किसी के पास वक्त है तो वो दोनों काम करे, टेलीविज़न पर खबरें देखे और अखबारात से उसे पढ़े। ओके स्टूडेंट्स, this is all about exercise A. Okay students, coming toward grammar part of chapter number 6. यहाँ पे आपको एक टर्म नज़र आ रही है मॉडल वर्ब्स की। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। इसके मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसमें आपको मॉडल वर्ब्स की डिटेल बताने लगी तो। बट मैं उसकी लिस्ट आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ कि मॉडल वर्ब्स में हमारे पास कौन कौन से वर्ड होते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं, ये कब और क्यों यूज़ किए जाते हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप लोग वो ज़रूर देखिएगा। यू विल गेट टू नो एक्चुअली व्हाट इज़ मॉडल वर्ब एंड व्हेन टू यूज़ इट एंड ओके। अगर आप इसकी लिस्ट देखते हैं मॉडल वर्ब्स की तो हमारे पास वर्ड्स आ जाते हैं लाइक कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, shall, should, must and ought to. This is the list of modal verbs. Let's start with first sentence. We dashed to borrow umbrellas so we did not get wet. Answer is we ought to have. We ought to have borrowed umbrellas so we did not get wet. Number 2. I was so far from the stage. मैं स्टेज से बहुत दूर थी। That I dash see very well. Could not. मैं स्टेज से बहुत दूर थी कि मैं नहीं देख सकी अच्छी तरह से। I was so far from the stage that I could not see very well. Could not. Number 3. He sees very badly. He dash wear glasses all the time. He should wear glasses all the time. He sees very badly. He should wear glasses all the time. Number 4. You dash drive fast. There is a speed limit here. You must not. You must not drive fast. There is a speed limit here. And the last one is we dash drive fast. We have plenty of time. We should not drive fast. हमें गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत सा वक्त बाकी है। वी शुड नॉट ड्राइव फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज ए फ्रॉम ग्रामर पार्ट। कमिंग टू वर्ड एक्सरसाइज बी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। Put in the correct form of the verb to complete the following sentences in passive voice.
आपने स्टूडेंट से 9th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़े होंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। ये ऐसा जिस तरह आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछा गया था 9th क्लास में, चेंज द वॉइस, ये क्वेश्चन अब उस तरह से तो आपको नहीं आएगा 10th क्लास में, ठीक है, कि चेंज द वॉइस, नो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके करने का पर्पज़ ये है कि ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। हो सकता है 1-2 MCQs आ जाएं, एक शायद आ जाए या 2 आ जाए, ठीक है। तो दैट्स वाई हम इसको करते हैं अभी। नंबर 1, अ लेटर डैश बाय एसन, ठीक है। आप देखिए आपको ब्रैकेट में क्या बताया हुआ है, टू राइट, आपने वर्ड क्या इंसर्ट करना है, राइट आपको हिंट दिया हुआ है, और साथ ही आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस। मतलब आपको ये बता रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंगली आपने कंसीडर करते हुए इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अ लेटर बाय डैश बाय एसन। अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि आपको याद है जब हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया था एक्टिव को 9th क्लास में, तो हमने ये पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के जब जुमलों को आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ पे क्या है, अ लेटर डैश बाय एहसन, तो आप क्या लिखेंगे, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय एहसन। इज क्यों लगाया, बिकॉज सिंगुलर है, अ लेटर की बात की जा रही है, दैट्स वाई हम क्या यूज करेंगे, इज। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय एहसन। नंबर 2, द वर्ड्स डैश बाय द टीचर टुडे, और ब्रैकेट देखिए, टू एक्सप्लेन एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपको कह रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला कंसीडर करते हुए आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हमने रूल पढ़ा था 9th क्लास में कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमलों को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राइट। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है तो आप इज़ यूज़ करते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो हम एम यूज़ करते हैं, एंड इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ यू, वी, दे और प्लूरल नाउन तो हम क्या यूज़ करते हैं, आर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, द वर्ड्स प्लूरल है ना, द वर्ड्स डैश बाय टीचर टुडे, तो हम क्या लिखेंगे, द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर टुडे, the words are explained by the teacher today. Number 3, this road dash because of snow. Okay, bracket देखिए, already, too close, alright. Second option देखिए, present indefinite. अगेन आपको कह रहे हैं कि आपने जुमले को किस तरह से कंसीडर करना है कि जुमला कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आप क्या लिखेंगे, दिस रोड, बिकॉज सिंगुलर है रोड, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज। दिस रोड इज़ ऑलरेडी क्लोज्ड बिकॉज ऑफ स्नो, ये सड़क पहले ही बर्फ़ की वजह से बंद है। दिस रोड इज़ ऑलरेडी क्लोज्ड बिकॉज ऑफ स्नो। अच्छा, आप ये भी देख रहे हैं कि जब मैं पैसिव वॉइस में चेंज कर रही हूँ तो मैं थर्ड फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ऊपर था एक्सप्लेन, टू क्लोज, टू राइट, लेकिन हमने जब पैसिव वॉइस में चेंज किया तो हमने कौन सी फॉर्म यूज़ की, थर्ड, क्योंकि रूल था पैसिव वॉइस में चेंज करने का कि जब भी हम किसी जुमले को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है, हमेशा थर्ड, ठीक है। This road dash because of snow. This road is already closed because of snow. Number 4, the dishes dash by my mother. Okay, bracket में देखिए, not to wash, right? Second word is present continuous. मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंगली आपने इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द डिशेस सिंगुलर है या प्लूरल है, ऑफ कोर्स अगर डिश का वर्ड यूज़ किया जाता तो वो सिंगुलर होता, अब यहाँ पे डिशेज है तो ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है। दैट्स वाई कंप्लीट सेंटेंस क्या पढ़ा जाएगा, द डिशेज आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय माई ब्रदर, बिकॉज अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमले हैं उसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग,
और यहाँ पे आप देखिए नॉट की सिचुएशन है, मतलब नेगेटिव है, तो दैट्स वाई हम इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग के दरमियान में क्या इंसर्ट करेंगे, नॉट. द डिशेज आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय माई ब्रदर, राइट. लास्ट सेंटेंस इज आई डैश बाय द प्रिंसिपल, और ब्रैकेट में आप देखिए नॉट, कॉल्ड एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंगली हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. आई डैश बाय द प्रिंसिपल, आई एम नॉट कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल, बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा इज, एम, आर, राइट. और आई के साथ तो हमेशा क्या यूज किया जाता है, एम. आई एम कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल, यस. आई एम नॉट कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल बिकॉज नेगेटिव की सिचुएशन है, ठीक है. आई एम नॉट कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल. आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है अपनी टेक्स्ट बुक पे, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन नज़र आ रही है, द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस. यू ऑल नो दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन. लेकिन जो इस चैप्टर 6 में डिस्कस की गई है दैट इज़ अबाउट फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस. अच्छा स्टूडेंट्स, ये होता क्या है आपको पता है, कंडीशनल सेंटेंसेस हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसे जुमले जिसमें शर्त आ जाती है, ऐसे जुमले जिसमें कंडीशन आ जाती है, जिसमें इफ़ क्लॉज आ जाती है, जिसमें किसी काम को करने के लिए कोई शर्त मुकर्रर कर दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस, राइट. तो आगे से हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन. अगर आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू स्पेक्यूलेट अबाउट पॉसिबल सिचुएशंस दैट कैन रियली हैपन एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर. फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कब इस्तेमाल किए जाते हैं, जब मुमकिन है कि जो काम हमें या जिस शर्त के बारे में बात की जा रही है जुमले में वो पूरी हो सके. ऐसा काम जो पूरे होने के इम्कानात मौजूद हैं, पॉसिबल है कि वो काम हो जाएगा प्रेजेंटली या फ्यूचर में, ठीक है, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल देखें, इफ़ दे आर बिजी पीपल, अगर वो मसरूफ़ लोग हैं, दे विल मिस द न्यूज़, वो खबरों से रह जाएंगे. पॉसिबिलिटी है कि वो मसरूफ़ हो सकते हैं और हो सकता है कि वो खबरें मिस कर दें, ठीक है. इसी तरह से अच्छा, इसकी सबसे बड़ी पहचान जो है वो क्या है क्लास, देखिए अब अगर सिंपल सेंटेंस है तो एक क्लॉज है या दो क्लॉजेज है या तीन है, जितनी भी है. लेकिन अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो ये मस्ट है कि कम से कम 2 क्लॉजेज हमारे पास होंगे. तो अगर सेंटेंस फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें 2 क्लॉजेज होती हैं, जैसा कि हर कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लॉजेज होती हैं, एक मेन क्लॉज एंड अदर वन इज इफ क्लॉज, ठीक है. अगर तो जुमला फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है तो फिर जो इफ क्लॉज है उसमें प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट. और जो मेन क्लॉज है वहाँ पे आपको टेंस नज़र आएगा फ्यूचर सिंपल, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट. वन मोर टाइम, there will be 2 clauses, if clause and other one is main clause. जो if clause है उसके साथ आपको tense नज़र आएगा present indefinite, simple present, right. and जो main clause है उसमें आपको tense नज़र आएगा simple future यानी future indefinite, ठीक है. क्योंकि देखिए ये बात मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि एग्ज़ाम में एक तो अभी जो हम एक्सरसाइज करने लगे हैं वो ब्लैंक्स हैं, उसको हमने फिल करना है. बट एग्ज़ाम में आपको हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, आपको पूरा सेंटेंस देंगे, फिल करके देंगे, ऑलरेडी फिल किया होगा जुमला कंप्लीट, राइट. और आपसे कहेंगे कि आप हमें ये आइडेंटिफाई करके बताएं कि जो गिवन सेंटेंस है ये कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट है, सेकंड है, ज़ीरो है या थर्ड है. तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है. जब मैंने आपको ये बता दिया कि इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस और मेन क्लॉज में फ्यूचर सिंपल टेंस, तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर ऐसी सिचुएशन आपको नज़र आ जाती है तो कि जुमला फर्स्ट कंडीशन का है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज सी. पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू मेक फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस इज, इफ़ यू डैश बैक लेट
आई डैश एंग्री, और आपको ऑप्शंस भी अंदर हिंट दिए हुए हैं, गेट एंड सेकंड वन इज़ बी। अब आपने बिल्कुल उसी तरह से करते जाना है जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इफ़ वाली जो क्लॉज है उसमें आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना है, और जो मेन क्लॉज है उसमें आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज़ if you dash back late, if you get back late, I dash be angry, I will be angry। ठीक है, अगर आप घर देर से आते हैं या वापस लेट आते हैं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी या मैं नाराज़ हो जाऊंगा। आई विल बी एंग्री। अच्छा देखिए, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक्टिव वॉइस ही इस्तेमाल किया जाए। सेंटेंसेस में फ्यूचर इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, दैट्स वाई देखिए, इफ़ यू गेट बैक लेट आई विल बी एंग्री। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, इफ़ वी डैश वेट हेयर वी डैश लेट। इफ़ वी वेट हेयर, अगर हम यहाँ इंतज़ार करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी डैश लेट, वी विल बी लेट, हमें देर हो जाएगी। अगर हम यहाँ इंतज़ार करते हैं तो हमें देर हो जाएगी। थर्ड सेंटेंस इज़, if we dash go on holiday this summer, we dash go to ziyarat। if we go on holiday, present indefinite verb की first form। if we go on holiday this summer, अगर हम इन गर्मियों में छुट्टियों पर जाते हैं, we will go to ziyarat, हम ज़ियारत जाएंगे। देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए अब तक कि जो इफ़ क्लॉज है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन क्लॉज है उसमें हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस है वो यूज़ किया विल या शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ वी गो ऑन हॉलीडे दिस समर वी विल गो टू ज़ियारत। नंबर 4, इफ़ द वेदर डैश नॉट इम्प्रूव। ओके, देखिए इधर ब्रैकेट में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है नॉट इम्प्रूव। इसका मतलब है कि वो आपको हिंट दे रहे हैं कि आपने यहाँ पे जो भी टेंस इस्तेमाल करना है आपने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, राइट। वी डैश हैव अ पिकनिक, और फिर ब्रैकेट में देखिए नॉट और स्लैश करके लिखा हुआ है हैव। ओके, हम क्या करेंगे इसको, इफ़ द वेदर डज नॉट इम्प्रूव। डज नॉट क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं आपको पहले बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जो इफ़ क्लॉज है उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव का हिंट दिया हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव है उसमें डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखें यहाँ पे सिंगुलर है ना द वेदर, तो हम डेफिनेटली क्या यूज़ करेंगे, डज नॉट। इफ़ द वेदर डज नॉट इम्प्रूव we dash a picnic, we will not have a picnic, because have तो ऑलरेडी उन्होंने फिक्स कर दिया ना कि आपने इसको यूज़ करना है। we will not have a picnic। अगर मौसम बेहतर नहीं होता है तो हम सैड के लिए नहीं जाएंगे, हम पिकनिक पे नहीं जाएंगे। One more time, if the weather does not improve we will not have a picnic। The last sentence is they dash to the party if they dash be invited। ओके, जो इफ़ क्लॉज है उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है, और जो मेन क्लॉज है उसमें हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं कहा कि इफ़ क्लॉज जो है वो पहले ही आएगी या मेन क्लॉज है वही पहले आएगी, नो, ऐसा नहीं है। कोई भी क्लॉज पहले आ सकती है, मेन क्लॉज भी पहले आ सकती है, इफ़ क्लॉज भी बाद में आ सकती है। ठीक है, इसकी अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकती है, देयर इज़ नो इशू। अब देखें, ऊपर जितने भी हमने सेंटेंसेस 4 किए हैं उसमें इफ़ क्लॉज पहले है, मेन क्लॉज बाद में है, लेकिन जो नंबर 5 पे सेंटेंस गिवन है उसमें पहले मेन क्लॉज है और बाद में इफ़ क्लॉज है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, दे डैश टू द पार्टी, ये मेन क्लॉज है तो हम इसमें कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। They will go to the party if they dash invited, if they are invited। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे यूज़ किया, सिंपल प्रेजेंट, राइट। if they are invited they will go to the party। one more time, they will go to the party if they are invited। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया है क्योंकि मैंने इसको बहुत हद तक एक्सप्लेन कर दिया है। बट
इसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं और क्या क्या उसके नाम हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है यू कैन फाइंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑन माई अपकमिंग वीडियो रिलेटेड टू कंडीशनल सेंटेंस. ठीक है. I hope it's clear to all of you, but still if you have any questions you can ask me in comment section or you can email me. For next videos, do not forget to subscribe my channel Learning with Anila Khatri and press the bell icon. Thank you.